इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। वक्त सुपर फास्ट 100 का है। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर दी। योजना के तहत हर सांसद के लिए 2019 तक 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का लक्ष्य है। जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया को याद करते हुए कहा कि आजादी का बीज गांव में बोया गया था। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत 800 गांव बदलेंगे। मोदी ने कहा कि समय के साथ योजनाएं बदलते रहनी चाहिए ताकि तरक्की हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि सांसद गांव के विकास के लिए उन्हें गोद लें, लेकिन ख्याल रखें कि उनका खुद का गांव ना है और ना ही उनका ससुराल हो। ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सांसद चाहे किसी भी दल का हो, सबका लक्ष्य विकास होना चाहिए। गांव आदर्श बनेगा तो बाकी पर असर पड़ेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के राजीव शुक्ला और अभिजीत मुखर्जी भी मौजूद रहे। आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों को एक गांव गोद लेना होगा। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी के एक गांव को गोद लेकर उसके विकास के लिए उसे चुनेंगे। इस योजना के तहत हर सांसद 2019 तक 3 गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। 2019 तक हर संसदीय क्षेत्र में 3 आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रेनोवेशन मिशन का नाम बदल दिया है। अब इस योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी अर्बन रेनोवेशन मिशन कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी मोदी सरकार योजना शुरू कर रही है। पटेल नेशनल हाउसिंग मिशन नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक हर किसी को घर देने की योजना है। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। नारायण मूर्ति ने मोदी को चमत्कारी और मजबूत नेता बताते हुए कहा कि वो देश की तकदीर बदलना चाहते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कैलाश सत्यार्थी से इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने खास बातचीत की। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि भारत की मिट्टी और संस्कृति की वजह से उन्हें ऐसी पहचान को ये सम्मान मिला है। इसी मिट्टी में से कुछ ऐसा निकला है कि ये एक सम्मान और एक पहचान मिली है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई मानवता से कहीं बढ़कर है। केवल मानवता का काम नहीं है। बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो बच्चों को उनकी माओं के गोद से छीनकर और जानवरों से भी कम कीमत में खरीदने बेचने के लिए मजबूर करती है। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि ये सम्मान सारी दुनिया के बच्चों को समर्पित है जिनकी आवाज सुनी नहीं गई। उन्होंने कहा कि अपने जीते जी वो बाल दास्ता के कलंक को मिटाकर दम लेंगे। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी को भोपाल गैस त्रासदी के राहत अभियान और बच्चों के लिए काम करने को लेकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। कैलाश सत्यार्थी 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदल चुके हैं। पिछले 2 दशकों से वो बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ नाम का एक गैर सरकारी संगठन चलाते हैं जो बाल मजदूरी के खिलाफ काम करता है। इससे पहले शांति के लिए भारत की समाज सेविका मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो वहीं मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के कबायली इलाके में लड़कियों की शिक्षा की मुहिम चलाने के लिए तालिबानियों की गोली का निशाना बनना पड़ा था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को फोन कर बधाई दी। पीएम ने सत्यार्थी को मिलने के लिए घर पर बुलाया। कैलाश सत्यार्थी को एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने लिखा, ये एमपी और भारत के लिए महान उपलब्धि का दिन है। विदिशा में जन्मे श्री कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल मिलने पर बधाई दी। ओबामा ने कहा कि मानवता के लिए काम करने वालों की जीत है ये।
मुंबई के बांद्रा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग डीएन ज्वेलर्स इमारत की सबसे ऊंची यानी कि 5वीं मंजिल पर लगी। भीषण आग से इमारत का एक हिस्सा जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ऊपरी माले पर कोई नहीं था। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। दिल्ली के पटवारगंज में एक नैपकिन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग को बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के जाफराबाद में सरेआम एक शख्स की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद इस शख्स पर अपराधियों ने गोलियां बरसा दी। 40 साल के सिद्दीकी अपनी बाइक से जा रहे थे। उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी था। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पहले इनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर सुरक्षाकर्मी की आंखों में मिर्ची डालकर सिद्दीकी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी बाइक भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। सिद्दीकी अपने भाई की हत्या में गवाह था। इस हत्या को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वारदात के फौरन बाद पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों की बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में अपनी पत्नी और सास की चाकू मारकर हत्या करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी से विवाद के चलते उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर ज्वेलरी शॉप पर हमला बोल दिया है। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को जमकर पीटा और लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने औरतों और बच्चों को भी जमकर पीटा और गहने जेवरात लेकर चंपत हो गए। ज्वेलरी शॉप के मालिक की माने तो तकरीबन 5 लाख रुपए के गहने लेकर बदमाश फरार हुए। लेकिन बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आई पुलिस ने पाली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिरों को धर दबोचा। ये शातिर हाईवे पर सामान से लदे ट्रकों को अपना निशाना बनाते थे। बिहार के नालंदा में बीती रात एक घर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर से 15 लाख के जेवरात और 30,000 नकद लूटकर फरार हो गए। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ट्रक में सरकारी पाइप की चोरी कर रहे थे। यूपी के कानपुर में एक शख्स पर लड़की से छेड़छाड़ और लड़की को जहर पिलाने का आरोप लगा है। मामला बिल्हौर इलाके का है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लड़की ने आरोपी शोएब के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शोएब पर पहले भी छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। यूपी के फैजाबाद में पुलिस वालों पर एक फौजी को पीटने का गंभीर आरोप लगा है। इनायत नगर इलाके में फौजी राकेश सिंह का आरोप है कि एटीएम से पैसा निकालने के दौरान थाना प्रभारी दीपन यादव ने उन्हें पीटा है। राकेश सिंह का आरोप है कि उसने थाना प्रभारी की गाली गलौज का विरोध किया था। गुस्से में थाना प्रभारी उसे अपने साथ थाने ले गया और वहां भी मारपीट की गई। यूपी के कौशाम्बी में मां बाप पर अपनी ही नाबालिग बेटी को 20,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा है। आरोपी माता पिता अपनी बच्ची को 2 बच्चों के पिता के हाथों में बेचने की तैयारी में थे। बात की भनक लगते ही बच्ची अपनी दादी के पास भाग गई। जब माता पिता बच्ची को लेने पहुंचे तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को थाने ले गई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यूपी के मुगल सराय में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में छात्रों के कब्जे के बाद लोगों ने हंगामा किया। मुसाफिरों ने यहां पर ट्रेन को 1 घंटे तक रोके रखा। दरअसल आईबी की परीक्षा देने वाले छात्रों ने सारी ट्रेन पर कब्जा कर लिया था। जिन पैसेंजर्स ने टिकट बुक कराया उन्हें सीट तक नहीं मिली। पंजाब के कपूरथला में महज 30 रुपए के लिए एक लड़के की हत्या कर दी गई। आरोप है कि बाल कटवाने के लिए 30 रुपए चुनाव है तो वही ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकृति के जरिए शांति का संदेश दिया है। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने भारत से गोलीबारी तुरंत बंद करने के लिए कहा है। नवाज ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ओडिशा और आंध्र तूफान 500 किलोमीटर का इलाका प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में एनडीआरएफ के 5,000 जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर हुदहुद से निपटने के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। ओडिशा सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। टेक ब्रेक के बाद देखिए क्या है सुनंदा पुष्कर की मौत का सच। कहां हुई रात के सफर में मौत की टक्कर और कोटा के मासूम का कातिल कौन? अगर मैं एक बंदूक निकालता हूं, उसमें गोलियां भरता हूं और फिर उसके साथ में खेलने लगता हूं, यहां वहां घुमाता हूं, बंदूक गलती से चल जाती है, आप में से किसी एक को लगती है, आप मर जाते हैं, तो क्या ये मर्डर होगा?